हड़ताल और सवाल। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना काल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज तीसरा दिन। 11 साल में 25 से ज़्यादा बार ये कर चुके हैं इस तरह की हड़ताल। इन्हीं सालों में स्टाइपेंड 17 से बढ़ाकर 59,000 हो गया। इसमें अभी 17% की वृद्धि प्रस्तावित है। इससे इनका स्टाइपेंड लगभग 69,000 हो जाएगा। लेकिन जूडा की मांग है कि 25% की बढ़ोतरी, लगभग 24% की बढ़ोतरी के साथ बढ़ा हुआ स्टाइपेंड उन्हें दिया जाए। जूडा का कहना है कि सरकार से कई बार बात हुई लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। जूडा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर रहा है। यहाँ सवाल मांग और उनके पूरा होने या सरकार के आश्वासन के बाद भी जूडा की मांग पूरा न करने से बड़ा टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि जो समय चल रहा है वो कोरोना की भयावहता का है। ऐसे में सवाल ये कि इस वक्त जूडा की हड़ताल कितनी उचित है, साथ ही अगर सरकार ने आश्वासन दिया तो फिर इनकी मांगें पूरी क्यों नहीं हुई। तमाम सवाल इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर जूडा की जो मांग लंबे समय से रही है और वो कितनी पूरी हुई या नहीं हुई। चूँकि लगातार हमने देखा है कि आए दिन ये सामने आता है कि जूडा हड़ताल पर है। हमारे साथ 2 मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी, वरिष्ठ चिकित्सक। और सबसे बड़ी बात यह है गर्ग जी को लेकर कि 1991 में आप जूडा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से हम बातों को समझ पाएंगे। और इसके साथ ही रमेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं, न्यूज़ वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ। रमेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं और डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी के पास में आता हूं। भुवनेश्वर जी, जिस तरह से जूडा को लेकर ये बात सामने आती है कि लंबा जो वक्त देखा है, आए दिन ये बात सामने आती है कि जूडा हड़ताल पर है और अब जब कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में एक बार फिर वो 6 सूत्री मांगे उनकी हैं। उसमें सबसे बड़ी मांग स्टाइपेंड को लेकर है। सरकार ने जो दिया उससे वो संतुष्ट नहीं है, 24% उसमें चाहते हैं और एक साथ चाहते हैं। सर, आपसे समझना चाहूँगा कि जूडा की इस हड़ताल को लेकर क्या वाकई इनकी जो मांगे लंबी समय से रही हैं उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, या फिर कोरोना काल में इस तरह से हड़ताल, क्योंकि वैसे ही जो वैश्विक महामारी जो संकट के उस बीच में हड़ताल कहाँ तक उचित। सर, आपसे समझना चाहूँगा। काम करता हूँ, मेरे मोस्टली सब काम वही होते हैं जी। अच्छा, पब्लिक को सपोर्ट करने के। अच्छा। सर, आवाज मिल रही है मेरी? और निवासी भोपाल के ही हैं? जी हाँ। तो डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी हमारे साथ में है। गर्ग जी, आवाज मिल पा रही है हमारी? रमेश शर्मा साहब भी हमारे साथ में है, एडिटर इन चीफ। रमेश जी, आवाज मिल रही है हमारी? तो लगता है कि अभी दोनों मेहमानों से हमारा जो संपर्क है वो नहीं हो पाया। 6 सूत्री मांगों को लेकर जो जूडा है वो हड़ताल पर है। हड़ताल का तीसरा चौथा दिन है और स्टाइपेंड को लेकर वैसे 11 साल में 17,000 से बढ़कर 59,000 इनका स्टाइपेंड हो चुका है। अभी और इजाफा इस स्टाइपेंड में होना है सरकार की तरफ से, जिस तरह से कहा गया है। लेकिन जूडा की जो मांग है 24% स्टाइपेंड को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये जो हड़ताल है जूडा की जूनियर डॉक्टरों की, वो हड़ताल पर हैं। और प्रदेश के तकरीबन 3,000 जो जूडा डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर है। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इस हड़ताल को लेकर कि ऐसे समय में कोरोना संकट है, ऐसे समय में ये हड़ताल कहां तक उचित है। छह सूत्री मांगे हैं इनकी और इन मांगों को लेकर हड़ताल तीसरा दिन हड़ताल का, और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो इससे कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, क्योंकि कोरोना संकट है, कोरोना काल है, तमाम सारे मरीज हॉस्पिटल्स में हैं और ये जूडा की हड़ताल कहाँ तक उचित है। 2 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी,
वरिष्ठ चिकित्सक। स्वागत करता हूं भुवनेश्वर जी आपका। और सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर गर्ग जी को लेकर कि 1991 में आप जूडा के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि बेहतर तरीके से आज बातचीत इस पर हो पाएगी। हमारे साथ में है रमेश शर्मा साहब, न्यूज वर्ल्ड के एडिटर चीफ। मैं स्वागत करता हूं रमेश जी आपका भी। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी, जूडा हड़ताल पर है और हम देखते हैं कि आए दिन बात सामने आती है कि जूडा हड़ताल पर चले गए हैं, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। लेकिन अब जो टाइमिंग है, जो समय है, वो कोरोना काल की है और इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये समय है इस तरह की हड़ताल का? राजेश जी, बड़ी दुखदायी स्थिति है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जूनियर डॉक्टर्स को 60, 70, 80 हजार रुपए, लाख रुपए तक स्टाइपेंड मिल रहा है हमारे देश में जी। लेकिन अगर आप याद करें जी, तो जब हम लोग एमएस कर रहे थे, एमडी एमएस समय में 90 से 92 के बीच में, बहुत ज्यादा समय नहीं है अगर अपन उस हिसाब से देखें तो 20-25-30 साल पहले का समय है, जबकि अभी में और चीजों में बहुत परिवर्तन नहीं आया। तब हमें मात्र 200 रुपए मिला करते थे स्टाइपेंड के तौर पर, जिससे आप आकलन कर सकते हैं कि उसमें क्या नहाए और क्या निचोड़े वाली हिसाब होती थी। लेकिन कभी इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं हुई, कभी स्टाइपेंड को लेकर किसी तरह की कोई स्ट्राइक मेरे 2 साल के कार्यकाल में नहीं हुई। मैं आपको ये बता दूं कि 1 साल का नहीं, मेरा कार्यकाल 2 साल चला था जी जी, क्योंकि वो आगे बढ़वा दिया गया था जी। और पूरे स्टाफ, पूरे फैकल्टी, पूरे टीचर्स मुझ अकेले को ढूंढते थे अगर कहीं कोई समस्या होती थी। ये ताकत हुआ करती थी जेडीए की। आज मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जेडीए के पास बहुत बड़ा इश्यू था इस समय अपने आप को दुनिया के पटल पर स्थापित करने का, क्योंकि हकीकत में जो सेवा करता है वो जूडा ही करता है सरकारी अस्पतालों के अंदर। ये भी बिल्कुल स्थापित सत्य है। फैकल्टी आती है, चली जाती है, और फैकल्टी ज्यादातर, मैं अगर साफ साफ कह दूं तो फैकल्टी ज्यादातर इन सरकारी अस्पतालों से मरीज उठाकर प्राइवेट में ले जाकर उनका ऑपरेशन और इलाज करने का काम करती है। हमारा स्पष्ट तौर पर ये बिल्कुल स्पष्ट कथन है कि जो काम करता है वो सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स ही करते हैं और दिन रात करते हैं और पूरी ताकत लगा के करते हैं, और उन्हीं की वजह से परिणाम सामने आते हैं। तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर इनकी कोई समस्या थी, इनकी कोई परेशानी थी, जो कि मैं स्पष्ट तौर पर देख रहा हूं कि बहुत अव्यवहार हो रहा है, बहुत इनके साथ मारपिटाई हो रही है, क्योंकि जो काम करता है, जो सामने होता है, नेचुरली वो कोप का भागी वही बनता है। तो इसलिए इनको उस मुद्दे पर तो मैं मानता हूं कि इनको बेहतर व्यवस्थाओं के लिए अस्पताल में दवाइयां, ऑक्सीजन, बेड्स, क्लास 3, क्लास 4 की व्यवस्थाएं, तो ये सब डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। ये सब व्यवस्थाएं प्रबंधन के हाथ में है, नेताओं मंत्रियों के हाथ में है। दवाइयां वो खरीदते हैं, व्यवस्थाएं वो लाते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि इस वक्त जो संकट ज्यादा गहरा रहा है वो चूंकि फैकल्टी, डीन और सुपरिंटेंडेंट किसी तरह से भी व्यवस्थाओं में इनको साथ नहीं ले रहे, इसलिए शायद ज्यादा संकट आ रहे हैं। आपको एक और छोटी सी बात यहाँ मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से हम लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी में, कलेक्टर सोसाइटी में, कलेक्टर ऑफिस में बाकायदा हमारी नुमाइंदगी होती थी और हमको बुलाया जाता था, हमारा श्रेय लिया जाता था कि साहब आपका क्या कहना है। ये एक बहुत बड़ी, एक तरह से ऑनरेबल पोस्ट हुआ करती थी, जिसमें मिलता कुछ नहीं था, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को सुधार ले जाते थे अपने स्तर पर प्रबंधन के साथ। आज संभवतः उस चीज का अभाव है। जूनियर डॉक्टर्स ने ये गलत समय चुना है, बहुत स्पष्ट सी बात है। ये आपदा प्रबंधन के समय, आपको इस समय पर, संकट पर किसी भी तरह के स्ट्राइक की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप अगर कोई बात कहते भी तो मेरा मानना था कि प्रबंधन को बहुत स्पष्ट तौर पर तुरंत सुनना चाहिए था। और इस समय पर स्टाइपेंड बढ़ाना, मुझे नहीं मालूम उनकी बाकी 5 मांगे क्या हैं, लेकिन ये समय नहीं है मेरा। चलिए, काफी अहम बात डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी कह रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप स्वयं 91 में जिस तरह से स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, और मैं यहाँ बता दूं, मैंने जूडा से भी संपर्क किया था इस प्रोग्राम के लिए। हालांकि सहमति उन्होंने दी थी कि 12:30 बजे इस कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे, लेकिन बाद में वो नहीं जुड़ सके। हो सकता कोई मीटिंग्स वगैरह उनकी हो। हमारे साथ रमेश शर्मा साहब हैं। रमेश जी, जिस तरह से भुवनेश्वर जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर एक लंबा चिकित्सकीय अनुभव उनके साथ में जूडा का अनुभव भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह से सवाल इस बात को लेकर उठता है रमेश जी, क्योंकि हम देखते हैं कि हरदम अगर जब भी कोई बात होती है उनका जूडा हड़ताल पर चला गया है। हालांकि भुवनेश्वर जी जिस तरह से सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये समय ठीक नहीं है, और जिस स्टाइपेंड की वो बात कर रहे हैं, 11 साल में 17,000 से बढ़कर इनका स्टाइपेंड 59,000 हो गया है, और अभी इसमें और वृद्धि प्रस्तावित है सरकार की तरफ से। इस समय को लेकर हम बात कर रहे हैं। रमेश जी, क्या कहेंगे जूडा की हड़ताल को लेकर?
देखिए, बिल्कुल आपने सही विषय उठाया और भुवनेश जी की बात का मैं पूरा समर्थन करते हुए एक कदम आगे कहना चाहता हूँ जी। इस समय आप देख लीजिए, अगर कोई विदेश हमला भारत पर करता है तो वो लाइव सेना लड़ती है। विदेशी हमला हुआ हो, चीन ने पाकिस्तान में हमला किया हो, तो सैनिक कहते कि मेरी जी चीन ने इस वक्त भारत युद्ध तो इस वक्त अगर किसी को लड़ना चाहिए थी तो वो लड़ाई डॉक्टरों को लड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ वायरस युद्ध के समय डॉक्टरों द्वारा काम न करने की घोषणाओं बाहर निकल आना, मरीजों का इलाज न करना, आप किसको मदद पहुंचाना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं जो चीन का षड्यंत्र है, आपकी बात से को मदद मिलेगी। इस तरीके से इस अस्पताल का न के, यद्यपि ईश्वर की कृपा से मेरे परिवार में दर्जन में डॉक्टर हैं, मेरे मित्र भी डॉक्टर हैं, मेरे बहुत ब्लड रिलेशन में 1 दर्जन डॉक्टर हैं, लेकिन बावजूद उसके ये डॉक्टरों की हड़ताल की मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। मैंने कल फेसबुक पर भी लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर हड़ताल पर चलेगा, इन पर आसमा लगना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, उनकी डिग्री कैंसिल करना चाहिए। ये देश में आपातकाल का समय है, ये युद्ध का समय है, ये वायरस युद्ध का समय है। जो डॉक्टर मुकाबला कर सकते हैं उनको आगे आना चाहिए। कितने करोड़ों लोग देश में हैं जो पीड़ित हो रहे हैं, और करोड़ों लोग देश में हैं जो अपनी जेब से पैसा लगा करके पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। कल मैं चैनल पर देख रहा था, लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए नदी में अस्थियां लोगों की बहाई, लोग अपने पास से किसी को रोटी उपलब्ध करा रहे हैं, किसी को अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। जहां लोग अपने पास से उपलब्ध कर रहे हैं, वहां ये सरकार से अपना जेब भरने की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये राष्ट्र के हित में नहीं है, ये अवसर उचित नहीं है। और इन डॉक्टरों ने करके हम चिकित्सक को भगवान के बाद दूसरा दर्जा देते थे, लेकिन इस बार की इनकी हड़ताल ने खुद डॉक्टर पेशे पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, आपको दर्जनों ऐसे मिलेंगे। मैं समझता हूँ ये समय उचित नहीं है, इस समय को डॉक्टरों को टालना चाहिए, ड्यूटी बढ़ाना चाहिए। और जब ये वायरस युद्ध निपट जाए, मेरे जैसे व्यक्ति भी इनके समर्थन में आगे आएगा, समाज इनके समर्थन में आगे आएगा। कल तक जो समाज इनको प्रणाम कर रहा था कि डॉक्टरों की लड़ाई के वजह से हम कोरोना को जीत रहे हैं, आज वो सारा का सारा समाज जो है रमेश जी, एक बात रमेश जी जूडा की तरफ से एक बात सामने आ रही है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन उनको दिया था, काफी पहले आश्वासन दे दिया गया, कई बार इसको लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन फिर भी उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। तो क्या सरकार के स्तर पर भी ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो कम्युनिकेशन इनके बीच में होना चाहिए वो नहीं हुआ, और यही कारण है कि ये जूडा हड़ताल पर है? देखिए, मोटे तौर पर इस वक्त ये जो युद्ध काल है, इस कोरोना काल पर मैं किसी पर ना किसी सरकार को दोषी दूंगा, और केवल न केवल ये सरकार, अलग अलग राजनीतिक विचारों की अलग अलग दलों की सरकारें अलग अलग प्रांत में काम कर रही हैं। ये अवसर है ही नहीं आलोचना का, न सरकार की आलोचना करिए, न किसी जनप्रतिनिधि की आलोचना करिए। कोई अगर दुष्ट है तो उसको छोड़ करके आप अपने काम में आगे लगिए। अगर ये बिल्कुल जूडा डॉक्टरों की हड़ताल ठीक उसी प्रकार की है जैसे अगर अकबर ने हमला किया चित्तौड़ के ऊपर, तो बीच में खड़े हो गए अकबर की मदद करने के लिए तोडरमल और बीरबल और शक्ति सिंह, तो कहीं ना कहीं ये शत्रु को मदद करने वाली बात है। ये चीन ने जो, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, चीन का वायरस अगर है तो पूरी दुनिया में एक सा इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? पाकिस्तान में उतना इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा? आखिर क्यों अमेरिका में इफेक्ट कर रहा है, भारत में इफेक्ट कर रहा है? अमेरिका से उसकी लड़ाई जो है वो समृद्धि को लेकर के है, वो भारत से उसकी लड़ाई जमीन को लेकर के है। आखिर क्यों पीड़ित है? जो चीन के कॉम्पिटिटर दोस्त हैं, दुनिया के करीब 80 देशों में ये वायरस उतना असर नहीं कर रहा है जितना बाकी देशों में कर रहा है। जो चीन के टारगेट में जो देश है, वायरस वहीं अटैक कर रहा है। तो इस षड्यंत्र की भी जांच होना चाहिए, जांच का बड़ा विषय है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी मुद्दा उठाया। आप कल्पना कर सकते हैं, अमेरिका के दोनों राष्ट्रपति, जो पुराने राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति में 36 का आंकड़ा है, वैचारिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, लेकिन चीन के मामले में दोनों की भाषा एक है। मैं समझता हूँ जो चीन का कोई षड्यंत्र है, उसके लिए पूरे देश के एक एक आदमी को, सफाई कर्मचारी को, स्वास्थ्य कर्मचारी को, सुरक्षा कर्मचारी को आलोचना, और सरकार की, इन चार की आलोचना बिल्कुल नहीं करना। डॉक्टरों को मेरी दृष्टि में, मेरा उनके चरणों में निवेदन है कि वो तुरंत अपनी हड़ताल को बंद करें। चलिए, काफी करके वो जो भी डिमांड करेंगे बिल्कुल। मैं रमेश जी मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। काफी अहम बात रमेश जी आप कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी तरह का कोई विरोध है, आप विरोध करिए, लेकिन जो टाइमिंग है, वो समय है, वो अनुकूल नहीं है, वो उचित नहीं है, क्योंकि पहली प्राथमिकता लोगों की जान है। जिस तरह से हमने भयावह देखी है, जिस तरह से हमने ऐसा मंजर देखा कि कितने लोग
चाहे परिवारों के परिवार उजड़ गए हों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई करीबी ना गया हो, किसी का कोई परिचित नहीं गया हो। हम सीधे डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी के पास में आता हूं। भुवनेश्वर जी, जिस तरह से रमेश जी कह रहे हैं और आपने भी इसी तरह की शुरुआत की है, एक सवाल ये भी बनता है कि ठीक है, आपका किसी तरह का विरोध है, आपकी किसी तरह की मांग है, आपको विरोध करना है तो विरोध के अन्य तरीके भी है। आप काम करिए और ज़्यादा आप काम करिए और सांकेतिक आप विरोध भी कर सकते हैं। तो क्या अगर सीधे तौर पर काम बंद कर देना या फिर आप सांकेतिक तौर पर अपना विरोध जताते, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता। क्या कहेंगे गर्ग साहब? राजेश जी, बिल्कुल सीधी सी बात है। मेरा तो सबसे पहला सवाल ही इसकी टाइमिंग को लेकर है कि आखिरकार इस वक्त पर स्ट्राइक करने की जरूरत क्यों पड़ गई जी। ऐसी कौन सी आपदा टूट पड़ी थी? मेरा बहुत सीधा सा मानना है, क्या हम इतने निर्लिप्त हो गए हैं चीजों से कि हमें कोई अंतर। और मैं फिर कहता हूं कि आप देखिए, आसपास के बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज खाली हो गए। तो ऐसे समय पे ये स्ट्राइक होना, क्या हम मरीजों को शिफ्ट करवा रहे हैं अपने सरकारी अस्पताल से वहां पर? ये बहुत बड़ी संकट की बात है। हमें सोचना होगा कि हम किसके हाथों का मोहरा बन रहे हैं जी। हमारे पास अपनी जुनैन मांगों को, देखिए मैं स्टाइपेंड को कतई जुनैन नहीं मानता हूं, ये वक्त नहीं है स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग करने का। आप स्टाइपेंड के लिए लगातार उनके साथ संघर्ष कर सकते हैं। आप 500 लोगों की भीड़ लेके जब आपदा छट जाए तो मुख्यमंत्री का घेराव कर सकते हैं, आप हेल्थ सेक्रेटरी का घेराव कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं कि उनको मानना पड़ेगा। सरकार में बैठे लोग, सरकार के नुमाइंदे अपने वेतन भत्ते तो पहली फुर्सत में बिना कुछ किए बढ़ा लेते हैं, सारे नेताओं मंत्रियों के बढ़ जाते हैं। तो आपकी जुनैन मांग भी क्यों नहीं बढ़ सकती? आप लगातार इसका विरोध करते हैं अपने काम के साथ कि जैसे ही सरकार आपदा प्रबंधन की बात खत्म कर देगी, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, हम मुख्यमंत्री का घेराव करने जाएंगे और हम तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक कि हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक कि हमारा स्टाइपेंड नहीं बढ़ जाता। मैं हाथ जोड़ के इनके साथ खड़ा होता, मैं खुद भी घेराव में इनके साथ जाता, इनके पुराने साथी होने के नाते। लेकिन ये वक्त नहीं है। आपने निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ये अनर्गल षड्यंत्र किया है। आप किसके हाथों में खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी दूसरी बात है। और तीसरी बात कि आपके इस तरह के कर्मों से हमने जितना भी जश कमाया था पिछले 1 साल में, उस पर फूल की जगह अब पत्थर पड़ेंगे, क्योंकि किसी और को कोई मतलब नहीं है। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में जूनियर डॉक्टर्स के तौर पर हम ही लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, हम ही लोग दिन रात काम करते हैं, हमारी वजह से ही चिकित्सा का मेडिकल तंत्र चलता है। और इस कदम से निसंदेह उसको ठेस पहुंची है, क्योंकि वैसे ही एक तो वो ढोंगी बाबा रामदेव की वजह से संकट घेराया हुआ है मेडिकल की आस्थाओं के ऊपर, दूसरा बचार ने खेल कर रखा है, तीसरा बार बार बदलते प्रोटोकॉल्स ने कोरोना में खेल कर रखा है, चौथा जिस तरह से हम लगातार अस्पतालों के बिलों की बात देख रहे हैं उसमें फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा हमारी आस्थाओं के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर, और हम पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय पर सिर्फ हमारे जूनियर डॉक्टर्स, हमारे सरकारी अस्पताल के वो डॉक्टर्स जो वहां दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार था और उनको ये कदम उठाने के पहले इस आपदा काल में 10 बार सोचना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग साहब, आप कह रहे हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जूडा से डॉक्टर मोना सिंह हमारे साथ जुड़ रही है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है जूडा की। स्वागत करता हूं मोना जी आपका। जी नमस्ते मोना जी, बिल्कुल जिस तरह से, हालांकि कोशिश मैंने की थी कि आप टाइमिंग के साथ जूडा हमारे साथ जुड़े। मैं आपको बता दूं 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी, वरिष्ठ चिकित्सक, और सबसे बड़ी बात है भुवनेश्वर जी को लेकर कि 91 में स्टेट प्रेसिडेंट जूडा के थे। दूसरी तरफ हमारे वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज वर्ल्ड के एडिटर चीफ रमेश शर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं। मोना जी, सीधा सा सवाल हमारा आपसे है कि सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि आपकी जो 6 सूत्री मांगे कहीं जा रही हैं, उसमें सबसे पहले और बड़ी मांग कौन सी है? देखिए, हमने, आप हमारा लेटर भी देख सकते हैं, जो हमारी सबसे जरूरी मांगे हैं जी, उसमें से जो सबसे अहम है वो ये है कि हमारे को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी दी जाए, सुरक्षा दी जाए। आपने अभी, आप पिछले कुछ दिनों की न्यूज देख लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से कैसी कैसी भयावह
स्थिति उपजी की जूनियर डॉक्टर्स के साथ, कितना मारपीट का केस आया है। मैं एक लड़की हूँ, मैं ठीक है कंधे से कंधे मिला के चलती हूँ लड़कों से, लेकिन ऐसी भी किसी भी स्थिति में हम बहुत डरते हैं, हमारा डरना बहुत लाजमी है। कोरोना काल में ऐसी स्थिति उपजी है कि कभी कभी दवाइयों की कमी ले लीजिए, सुविधाओं की कमी ले लीजिए, या कभी कभी ऐसा होता है भगवान की उससे कि नहीं बचा पाते मरीजों को। उस केस में रात में हम जूनियर डॉक्टर्स ही होते हैं जो इस चीज का सामना करते हैं। ये सारा जो अग्रेशन, जो आक्रोश पेशेंट के घर वाले दिखाते हैं, उन सब का सामना हम ही करते हैं, उसके शिकार हम ही होते हैं। उस टाइम पे जिस अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी की हम उम्मीद रखते हैं सरकार से एक सरकारी कॉलेज में, वो पिछले अपने इतने दिनों की सेवा में मैंने एक बार भी नहीं देखा। नहीं मोना जी क्या, तो सीधे तौर पर ये माना जाए जो स्टाइपेंड को लेकर आपकी मांग है वो इसमें सबसे अहम है कि आप स्टाइपेंड चाहते हैं, और जितना फीसदी आपने रखा है सरकार ने, चूंकि अभी 59,000 और 10,000 की बात और आ रही है, लेकिन जूडा कह रहा है कि 24% का स्टाइपेंड और मिलना चाहिए। हाँ देखिए, जो हमारी बात हुई थी जिसमें स्टाइपेंड हाइक की भी बात हुई थी, वो कोई ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से आज हमें मन हुआ कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए हमारी, क्योंकि कोरोना में हमने एक्स्ट्रा सर्विस कर दी, ऐसी बात नहीं है। देखिए आपको भी मालूम होगा कि 2017-18 में जब पिछली स्ट्राइक हुई थी, जब मध्य प्रदेश में सैलरी बढ़ी थी, स्टाइपेंड बढ़ा था, उस टाइम पे हमको ये प्रॉमिस किया गया था कि अप्रैल शुरू होते होते, फाइनेंशियल ईयर बिगिन होते के साथ में, बिना हमारी किसी भी पहल के 6% हमारा इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। इसलिए ताकि ये स्ट्राइक टाइप का जो ये आक्रोश है उसका कोई नौबत ही ना आए। लेकिन क्या इन पिछले 3 सालों में सरकार अपने इस चीज पे अमल करी है? क्योंकि हमारी तनख्वाह अभी भी उतनी है जितनी उस टाइम पे। लेकिन चलिए मोना जी, बिल्कुल ये हम इन बातों की बात नहीं कर रहे हैं कि जूडा जो मांगे हैं वो अपनी मांग ना रखें, और ये भी सही है कि अगर मांग है और वाजिब मांग है तो सरकार उसको पूरा करे। लेकिन टाइमिंग को लेकर मोना जी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस टाइमिंग ने मैं जूडा हड़ताल पर गया है, और वैसे भी हमने कोरोना की भयावह आप जिसका जिक्र कर रही हैं, सभी ने देखा है कैसे लोगों ने अपनों को खोया है, तो क्या ये टाइमिंग को लेकर आपको नहीं लगता कि ऐसे समय में जूडा को इस तरह से हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए थी? और ऐसे समय में तो और कोई हड़ताल का, चाहे वो सांकेतिक विरोध हो जाता या अपनी बात मनवाने के लिए और कोई चीजें हो जाती हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप ऐसी महामारी के बीच में जूडा हड़ताल पर चला गया। जी देखिए, मैं बिल्कुल बात को समझ रही हूँ, और मैं यहाँ मीडिया फोरम पे खड़े होकर के समाज से, लोगों से इस बारे में माफी मांगती हूँ कि हम इस वक्त पे अब ऐसा कदम उठा रहे हैं। देखिए, पिछले 1.5-2 साल से जब से हमारे ऊपर कोरोना नाम का आपदा आया है, एक दिन भी हम में से कोई भी जूनियर डॉक्टर ने ना कोई छुट्टी ली है, ना कोई बीमारी का बहाना बनाया है, ना कुछ। 90% जूडा खुद इन्फेक्ट हुआ, जिनमें से 50% ऐसे हैं जो 2 बार इन्फेक्ट हुए। यहाँ तक कि 10 दिन के अंदर हमने ड्यूटी ज्वाइन करी है, वो जूडा के लोग भी, मेंबर्स भी, जिनके किसी के 35%, 40%, 50% लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है। उसके बावजूद भी पीपी किट पहन के 10वें दिन अपने बीमारी के अंदर 8 घंटे की हमने ड्यूटी करी है। और चलिए मोना जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, डॉक्टर जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, राइटर हैं, इनोवेटर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 91 में आप स्टेट प्रेसिडेंट जूडा रहे हैं। भुवनेश्वर जी, आप सुन रहे होंगे मोना सिंह जी को, स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी है जूडा की, आपने सुना होगा, क्या कहेंगे सर? राजेश जी, मैं क्या कहूं, वो तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी कि जूनियर डॉक्टर्स, हम भी कभी इस परिवेश से गुजरे हैं जी, और आज ये जिस भी संकट में है, जो भी परेशानी है, इनकी सेफ्टी को लेकर हो या इनकी सिक्योरिटी को लेकर हो, मेरा मानना है उसके ऊपर बहुत स्पष्ट कार्रवाई सरकार में बैठे लोगों को तुरंत कर देना चाहिए। ये तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन मार्क का सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर दूसरे राज्यों में कहीं घटना हो रही है तो क्या उसको लेकर हम हमारे राज्य में स्ट्राइक कर देंगे?
ये तो बहुत सीधी सी बात है कि आपने स्ट्राइक, आपके यहाँ कोई घटना हुई तो आपने उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की है क्या? आपके यहाँ की घटना के लिए आपने कौन सी सिक्योरिटी की मांग की है? और देखिए, अस्पतालों की सिक्योरिटियां या किसी भी चीज की सिक्योरिटी हम लगातार देखते आ रहे हैं कि सरकार 25 पुलिस वाले दे देती है और वो दूसरे दिन भाग जाते हैं फिर। तो ये तो बहुत स्थायी सी बात है कि इसमें लगातार हमको आक्रोश भी झेलना पड़ता है, उनका कोप भी झेलना पड़ता है, मरीज के परिजनों का, उनकी सेवा शुश्रूषा भी करनी पड़ती है। और ये तो चला आ रहा है कि इस पेशे को सेवा का ही नाम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे संकट खड़े हैं। अगर इसको जिस दिन व्यापार का दर्जा दे दिया गया उस दिन सारे संकट खत्म हो जाएंगे। और धीरे धीरे वो स्थिति आ रही है, जिस तरह से चाहे वो रामदेव बाबा का कुचक्र हो, चाहे बाकी पैथियों का आपसी लड़ाई का कुचक्र हो, या जिस तरह से चीजें चल रही हैं, तो देर सवेर ये एक तरह से हाई स्किल्ड, हाई टैलेंटेड, हाई क्वालिफाइड कारपोरेट पंचतारा अस्पताल वाली श्रेणियां तो ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएंगी। लेकिन सरकारी अस्पताल, मेडिकल, प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में जिन्हें डॉक्टर्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, उनकी अगर कोई जुनाई मांग है तो मेरी सरकार में बैठे लोगों से तुरंत रिक्वेस्ट है कि आपको पहली फुर्सत में इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यहाँ स्टाइपेंड को लेकर, टाइमिंग को लेकर मेरा विरोध अभी भी कायम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आराम के लिए, उनके उपचार के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी हर उस चीज के लिए जो जुर्नाइन डिमांड है उसके लिए तुरंत कार्रवाइयां होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और अगर इन काम के लिए जिन्हें डॉक्टर्स स्ट्राइक पर गए हैं तो मैं उनके साथ हूं, लेकिन अगर उसमें पहली मांग उनकी स्टाइपेंड की है तो मैं कतई उनके साथ नहीं हूं। चलिए रमेश जी क्या कहेंगे? मोना सिंह हमारे साथ में है, जूडा की ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिस तरह से वो अपनी बात रख रही हैं। भुवनेश्वर जी ने भी कहा है कि जो टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल इसको लेकर है, अगर मांगे हैं तो वो पूरी होना चाहिए, लेकिन जो समय है वो अनुकूल नहीं है। रमेश जी देखिए, निश्चित रूप से ये समय बिल्कुल उचित नहीं है। और ये जूडा के पदाधिकारी जी ने जो बात कही है, बिटिया ने जो बात कही है, मैं उसको कुतर्क मानता हूँ। ये समय बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हड़ताल करने का मतलब है कि चीन के वायरस युद्ध को मदद करना। पूरा समाज आपके साथ है। ये ठीक उसी तरीके से किया जूनियर डॉक्टर ने कि एक ड्रम दूध इकट्ठा किया कहीं से, एक एक लोटे ला करके, तो उसके ऊपर से उन्होंने एक लोटा उसमें मठा डाल दिया, पूरा दूध फटेगा। डॉक्टरों ने पूरे साल, सवा साल जो सेवा की है, समाज में जो उनका आदर बढ़ा है, अपवाद रहा होगा किसी कहीं एक आध जगह किसी डॉक्टर के साथ अभद्रता हुई, उस वक्त पूरा समाज आपके साथ रहा है। मैंने तो खुद कितनी घटनाओं की आलोचना की है। अपवाद को आप उदाहरण नहीं बना सकते। अगर कहीं 1000 डॉक्टर हैं तो एक घटना, दो घटना हुई है। अपवाद समय तो ऐसा भी है कि कई डॉक्टरों ने वैक्सीन जो है ब्लैक में बेची है और नकली इंजेक्शन लगा दिए। तो मैं अपवाद पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। किसी डॉक्टर ने बेईमानी की है, उस अपवाद पर भी चर्चा नहीं। किसी डॉक्टर पर हमला हुआ है, वो भी अपवाद है, उस पर भी हमला नहीं। पूरे समाज में डॉक्टर को भगवान के बाद का दर्जा दिया हुआ है। ऐसे समय जब राष्ट्र पर चीन का वायरस हमला है, आप अगर हड़ताल कर रहे हैं, मान करके चलिए कि उसमें चीन को ताली बजाने का, खुश होने का मौका मिलेगा। मेरे डॉक्टरों से प्रार्थना है कि उनको हड़ताल पहली फुर्सत में बंद करना चाहिए। मैंने तो फेसबुक पर लिखा है कि जो डॉक्टर हड़ताल पर चले गए उनको जेल भेजा जाना चाहिए। ये चीन के परोक्ष रूप से उसको ताली बजाने का मौका दे रहे हैं। चलिए भुवनेश्वर जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं मोना सिंह के पास में आऊंगा। मेरा एक छोटा सा यहाँ करबद्ध निवेदन है रमेश जी से भी और सारे मीडिया के लोगों से कि डॉक्टरों को काला बाजारियों, ब्लैक मार्केटिंग वालों के से मत जोड़िए। हम लोग किसी तरह से ना किसी दवा को खरीद रहे हैं, ना किसी दवा को बेच रहे हैं, ना हम किसी दवा की काला बाजारी कर रहे हैं, ना हम उसके लिए किसी मरीज की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बाजार है, ये बाजार की दवा कंपनियां हैं, ये बाजार में मेडिकल माफिया का खेल हो सकता है, डॉक्टरों का नहीं है। डॉक्टर आज भी पूरी ताकत से हमारे देश लेकिन मुझे लगता है भुवनेश्वर जी, जो रमेश जी का कहना है वो डॉक्टरों पर सवाल नहीं है। जो लोग ऐसे करते हुए सामने आए हैं उन पर मुझे लगता है भुवनेश्वर जी इस्तेमाल नहीं करिए। जी चलिए मोना जी, मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि लगता है तीसरा चौथा दिन आपकी स्ट्राइक का है, क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या सॉर्ट आउट होता है मामले दिख रहे हैं, या फिर आगे अभी लगातार आपकी हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, अभी तक तो हमसे सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी है, हमारी कोई डायलॉग नहीं हुई है सरकार से, और निरंतर प्रयास चल रहा है कि हमारी बात हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी से डायरेक्टली। इस बार कुछ हम अपने पे मुद्दे रख दें, कुछ डिस्कशन हो जाए। अगर कुछ ऐसा
एक हम कॉमन ग्राउंड पे आ जाएं, है ना। और हम भी नहीं चाहते कि हम इस चीज को निरंतर कंटिन्यू करें। क्या मोना जी ये हो सकता है, क्या मोना जी फिलहाल जूडा की तरफ से ये हो सकता है कि अभी फिलहाल आप लोग फैसला ले ले कि नहीं, ये समय थोड़ा और निकल जाए, फिर जिस तरह की हड़ताल आपको करना है, जिस तरह से आपको सरकार से बातचीत करना है वो करिए, इस तरह पर विचार कुछ चल रहा है जूडा में? सर देखिए, ये विचार जब पिछले रोज 6 मई को जब हमने पहली बार इस चीज की शुरुआत